Hello everyone, we are back again with molecular basis of inheritance. आज ये lecture 2 का recording है और in the last lecture we were doing with nucleic acid, है ना, उसकी history के बारे में हमने बता दिए थे आपको। और फिर न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या न्यूक्लिक एसिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच आर डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। और फिर वी हैव डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल स्ट्रक्चर। एंड इफ यू कुड रिमेंबर कि केमिकल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये किया था कि न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो यहाँ पे नीट में एक क्वेश्चन आता है, द फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि किस फॉर्म में अगर ये आरएनए है तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विल बी प्रेजेंट, और अगर डीएनए है तो व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट। बोथ न्यूक्लियोसाइड भी और न्यूक्लियोटाइड्स का भी दो फॉर्म होती है, एंड बोथ द फॉर्म्स आर डिफरेंट इन केस ऑफ डीएनए एज वेल एज आरएनए, ठीक है। वही चीज अगर पहले हम करेंगे and then we will follow with the DNA as the genetic material. So you see, nucleosides, let's do with first की various types of nucleosides in RNA. अब ये nucleosides कब कहेंगे, जब ये suppose एडिनिन, ठीक है, राइबोस के साथ मिक्स होगा in case of RNA. So एडिनिन प्लस ये आरएनए में क्या होता है, राइबोस शुगर, सो इट विल बी हियर एडिनोसिन। तो आरएनए में जो न्यूक्लिक एसिड होती है या न्यूक्लियोसाइड्स होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन। अगेन इन केस ऑफ आरएनए देन ग्वानिन प्लस राइबोस शुगर, right? So it will be guanosine. Third, it will be cytosine, right? So cytosine plus ribose sugar is cytidine, not cytosine. ये होगा आपका cytidine for cytosine. Now नेक्स्ट जो है हमारा है, इसमें क्या रहता है, यूरासिल. सो यूरासिल मीन्स यूरासिल प्लस राइबोस शुगर. सो लास्ट वन विल बी यूरासिल प्लस राइबोस शुगर. It will be uridine. So these forms are very important for your need. Now we will do with nucleosides present in RNA हो गया ना, तो अब हम करेंगे nucleosides of DNA, किस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है. So nucleosides of DNA. अब DNA में हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे in case of nucleoside deoxy, आप करोगे क्या, deoxy ribose sugar. Okay, so here it will be deoxy number 1, deoxy ribose sugar प्लस आपका क्या आएगा यहाँ पे, एडिनिन. सो व्हाट इज दिस फॉर्म कॉल्ड, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, डीऑक्सी एडिनोसिन. लेट्स डू विथ डिफरेंट कलर, डीऑक्सी एडिनोसिन, राइट. फिर मेरा सेकेंड जो आएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर plus guanine. So it will be deoxy guanosine. ठीक है. Third one will be deoxy ribose sugar plus cytosine.
cytosine. ओके, नाउ साइटोसिन के केस में देखो क्या होगा, इसमें डीऑक्सीसाइटिडीन, जैसे हमने यूरासिल में किया था, द ओनली डिफरेंस विल बी डीऑक्सीसाइटिडीन, और यहाँ इट विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, राइट। तो लास्ट सॉरी आरएनए में हमने यूरासिल किया था, इन केस ऑफ डीएनए इट विल बी थाइमिन, सो इट्स डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस यहाँ पे आएगा थाइमिन, राइट। सो इट विल बी डीऑक्सीथाइमिडिन, राइट। ग्वानिन हो गया हमारा, लास्ट हमारा यही रहता है डीऑक्सीथाइमिडिन। सो दीज फॉर्म्स कैन बी आस्क्ड कि साइटोसिन किस फॉर्म में डीएनए में प्रेजेंट होगी या यूरासिल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये तो हमने न्यूक्लियोसाइड्स के लिए किया है, साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड सीटीपी हो जाएगा, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में हो जाएगा। लास्ट क्लास में व्हाट वी डिड इज दैट कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में वी हैव डन विद द स्ट्रक्चर, है ना, केमिकल स्ट्रक्चर हमने राइबोज शुगर का भी किया था, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स प्यूरिन एज वेल एज पायरिमिडिन। नाउ देयर हमने बॉन्ड्स के भी, जैसे दो शुगर, टू शुगर, दे आर अटैच्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि देखो फॉस्फेट ऑफ शुगर, शुगर की जो फॉस्फेट ग्रुप है, सॉरी द फॉस्फेट ग्रुप और शुगर की जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है ना डीएनए में, दे आर जॉइंड बाय एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फेट ग्रुप and the hydroxyl group of sugar are joined by ester bond. That's why we call it sugar phosphate diester bond. Yeah, simply we can say phosphodiester bond, right? फिर हमने देखा कि उस शुगर के साथ एडिनिन pairs with thymine with the help of 2 hydrogen bonds, और guanine pairs with cytosine with the help of 3 hydrogen bonds. ठीक है, तो दिस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फिर जब हम डीएनए को लिखते हैं, जैसे 3 प्राइम लिखा, तो ऑपोजिट द एंटी पैरेलल नेचर में हम क्या लिखते हैं, एक साइड में अगर वी आर राइटिंग विद द 5 प्राइम, द अदर साइड विल बी 3 प्राइम। व्हाई? बिकॉज द 5th कार्बन ऑफ वन स्ट्रैंड इज फ्री, दैट्स व्हाई वी राइट विद 5 प्राइम, और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसका दैट विल बी 3 प्राइम, क्योंकि उसकी थर्ड कार्बन इज फ्री। नाउ दिस थिंग्स वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस, राइट। तो मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, एंड वी हैव डन फिजिकल स्ट्रक्चर। सो फिजिकल स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, सॉरी हाँ, लेंथ ऑफ द डीएनए वी हैव डन, कि उसकी बेस पेयर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा, दैट वी हैव डन, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि फिजिकल स्ट्रक्चर में there are 5 types of DNA, right? So what are those 5 types of DNA? A, B, C, D and Z types of DNA. Other than this, इसके अलावा भी हमारे पास, जैसे अभी हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि और भी हम डीएनए में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। लेट्स डू विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम देखेंगे कि जेनेटिक जो मटेरियल है वो आरएनए सुइटेबल होता है या डीएनए। दैट मीन्स विल डू डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वर्सेस द आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो उससे पहले हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए का देखें, और फिर हम आरएनए का भी देखेंगे। सो लेट्स डू विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए का कुछ प्रॉपर्टी है, लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने उस दिन देखा था, इट इज ऑलवेज एंटी पैरेलल एंड कंप्लीमेंटरी इन नेचर। ठीक है, डीएनए इज ऑलवेज एंटी पैरेलल और इट्स कंप्लीमेंटरी। एक 3 प्राइम 5 प्राइम में होगा तो दूसरा 5 प्राइम 3 प्राइम में होगा।
और कॉम्प्लीमेंटरी नेचर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी नेचर। अच्छा, अब इस डीएनए में देखो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। इस डीएनए में द स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी जो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज द स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये हमेशा कोशिश करेगा कि डबल हेलिकल फॉर्म में ही रहे। सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबल। जब भी हम इसको सिंगल स्ट्रैंडेड करेंगे इट विल बिकम अनस्टेबल, राइट। तो एक इसमें एक प्रॉपर्टी है कि डीएनए डीनेचरेशन। नाउ व्हाट इज डीनेचरेशन? जब हम इसकी स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, हाउ बाय जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, दो कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, अगर हम उससे ब्रेक कर दे इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी, द स्ट्रक्चर विल चेंज। दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ द डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड बना सकते हो, डबल स्ट्रैंड से आप सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैन बी चेंज्ड, या फिर हम सिंगल स्ट्रैंड बना सकते हैं, कैन बी चेंज्ड, or it can be converted to single stranded nature. It can be converted to single stranded form by breaking the hydrogen bonds between complementary strand, है ना, कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड, दोनों के बीच में अगर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो डीनेचरेशन कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना। देयर इज वन पॉइंट कि हम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर फ्रॉम 70 डिग्री टू 100 डिग्री की रेंज में अगर आप इंक्रीज करते हो, इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डीएनए स्ट्रैंड्स विल बी डीनेचर्ड, ठीक है। सो इन दोनों का जो एवरेज है, जैसे 70 टू 100 की जो एवरेज है, द एवरेज ऑफ या एवरेज पॉइंट between 72 to 100 degree centigrade is the melting temperature या melting point of DNA हम कह सकते हैं, ठीक है। melting temperature भी हम कह सकते हैं, is the melting temperature. Anyway, let's do here melting temperature. तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड से ब्रेक होके, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड से ब्रेक होके सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। दिस इज इन शॉर्टकट टीएम। कई बार हम पूछते हैं व्हाट इज द टीएम वैल्यू। टीएम वैल्यू मतलब जो उसकी नॉर्मल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में डीएनए है, अगर हम उससे इंक्रीज कर दे तो द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ब्रेक, ठीक है, एंड इट विल बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस टेम्परेचर में ब्रेक हो सकता है, 70 टू 100 के रेंज में। तो उसी जो एवरेज रेंज होती है, दिस इज कंसिडर्ड एज द मेल्टिंग टेम्परेचर और टीएम। एक टेम्परेचर से हो गया। सेकेंड फैक्टर, वी कैन इट कैन बी मेड सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसे बना सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पीएच। पीएच को भी आप चेंज करके कर सकते हो। सो increasing or decreasing the pH.
So in दोनों केस में the DNA will become single strand. This is called denaturation of DNA, right? अच्छा, यहाँ एक important point मैं इससे देखती हूँ कि अगर for every 1 degree centigrade जैसे for 1% extra, for every 1% एक्स्ट्रा अगर हम ले एक्स्ट्रा जीसी पेयर, ठीक है, क्योंकि जीसी या सीजी पेयर, क्योंकि एटी पेयर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, तो उसमें थोड़ा टेम्परेचर या वीक बॉन्ड होती है, तो इट नीड्स लेसर टेम्परेचर टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड एज इट विल बी नीडेड टू ब्रेक साइटोसिन ग्वानिन बॉन्ड। क्योंकि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिए थे कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन एडेनिन थाइमिन हैविंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर मेरा सीजी पेयर होता है ना, तो देयर इज इंक्रीज इन, सो देयर इज इंक्रीज इन 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उसमें थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो सीजी जितना ज्यादा होगा उतना ही 0.4 डिग्री, हर सीजी पेयर के लिए 0.4 डिग्री राइज होती है, राइट? तो 10% के लिए, सो अगर मेरा 1% के लिए इतना होता है, so for 10% CG content, there will be increase in 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर मैंने एक स्ट्रैंड पे एक सिंगल सीजी बेस रखा तो 0.4 डिग्री एक्स्ट्रा चाहिए, एंड उसी स्ट्रैंड में अगर 10 सीजी बेस पेयरिंग है तो टेम्परेचर कितना एक्स्ट्रा चाहिए होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलो इसका एक एग्जांपल करते हैं, साथ साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन टाइप का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू 5 प्राइम और मेरे पास जो बेस है ए टी सी जी टी टी ए सी ए, ठीक है, and 3 prime. So what will be the complementary strand for this? मैंने 2 strand दिया है, ये एक strand है, right? Now in this strand complementary मैं कैसे बनाऊंगी, पहले तो मैं complementary बनाती हूँ इसका। So एक काम करते हैं, इसको पूरा erase करके let's form the question different way, ठीक है। Write the complementary strand, ऐसा करके करते हैं। So write the complementary strand for the following DNA strand. Complementary strands for the following DNA strand. Following DNA strand, right? Strands, 2 strands दूंगी ताकि 2 क्वेश्चन मैं इसमें एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। अब मैंने सपोज दिया है 5 प्राइम ए टी टी सी जी टी ए सी and it's 3 prime. So what will be the complementary strands? इसका complementary strands मैं कैसे बनाऊंगी, 5 का ऑपोजिट क्या होता है, 3 prime, A का ऑपोजिट क्या होता है, थाइमिन T. डोंट थिंक दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, चलो दिखा देती हूँ। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, T के साथ क्या होगा, A, राइट, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर T के साथ पेयरिंग क्या होगा, थाइमिन पेयर्स विथ एडेनिन और एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, यू कैन से। C के साथ क्या होगा, C विल पेयर विथ ग्वानिन, और फिर ग्वानिन किसके साथ पेयरिंग होगा, C। अगेन T विल पेयर विथ A एंड A विल पेयर विथ T, ठीक है। फिर इट विल पेयर विथ T, C के साथ किसकी पेयरिंग होगी, G, और ये आपका रहेगा 5 प्राइम, राइट। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हमने बनाया। हमें क्वेश्चन में दे सकता है द गिवन स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ। अच्छा, दिस वाज फॉर 1।
सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, सपोज मैंने दिया है 5 प्राइम जी, राइट, जी सी सी जी टी ए जी सी टी ए एंड दिस इज 3 प्राइम, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले तो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ये 5 प्राइम है, तो लेट्स टेक दिस कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 3 प्राइम, जी के साथ वही सी, सी के साथ जी, जी अगेन जी के साथ सी, राइट, टी के साथ ए के साथ टी, जी के साथ फिर सी एंड सी के साथ जी, ए एंड ए के साथ टी, और इधर पे क्या होगा 5 प्राइम। नाउ यू हैव डन द बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया। अब मेरा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आता है, इफ द टेम्परेचर इज increased, which of the strands will denature first? Which of the following strand will denature first? Right? तो देखो मेरे इनमें आपको क्या देखना है, द फर्स्ट स्ट्रैंड में 80 पेयरिंग ज्यादा था और सेकेंड स्ट्रैंड में जीसी पेयरिंग ज्यादा है। तो हर जीसी पेयरिंग के लिए 0.4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होती है। तो जितनी ज्यादा जीसी पेयरिंग होगा इट विल नीड मोर टेम्परेचर, राइट, और 80 पेयरिंग जितना होगा इट विल नीड लेस टेम्परेचर टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी द फर्स्ट स्ट्रैंड विल denature, the first strand will denature first as it consists of less GC pairing, GC base pairs, ठीक है, and more AT base pair, ठीक है। So temperature will needed to denature will be less. और ऐसा नहीं है कि देखो डीएनए अगर डीनेचर हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो सिंगल स्ट्रैंड बन गया तो सिंगल स्ट्रैंड ही रहेगा, इट कैन बी रीनेचर्ड, इट कैन बी अगेन अलाइन टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर में हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डीएनए रीनेचरेशन, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी, ये थर्ड प्रॉपर्टी है डीएनए रीनेचरेशन, that is coming back to its original structure, ठीक है ना। okay, the denatured DNA if provided with its normal temperature, if provided with normal temperature, it can align to its original structure. Called रीनेचरेशन। क्यों ये चीज होता है, बिकॉज देखो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज ऑलवेज अनस्टेबल, so it will always have a trend to come back to its original position, इसलिए होता है ये चीजें, ठीक है, called renature, right? So this is one of the property. एक और property है इसमें which is called
हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। सी एक आता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जो रिंग स्ट्रक्चर है डीएनए का वो यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फिर यूवी लाइट कितना तक 2600 आर्मस्ट्रॉन्ग कैन बी एब्जॉर्ब, ठीक है ना। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप होती है, उनमें से देयर इज वन माइक्रोस्कोप कॉल यूवी माइक्रोस्कोप, जो इस वेवलेंथ को रिफ्रैक्ट कर सकता है। एंड हेंस दिस प्रोसीजर, जैसे ही हम यूवी रेज देंगे उसका भी क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मतलब होना शुरू कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वेरियस सेल। तो हम अब फिर इसको अगर दोबारा इसकी लाइट की इंटेंसिटी कम कर दो, again it will renature। डीएनए में ये एक प्रॉपर्टी है, if it gets denatured also it can be renatured। okay, now next जो हमारा आता है, कई बार हम क्वेश्चन में लिखते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स, ठीक है। सो व्हाट इज सी वैल्यू? द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द हैप्लॉइड जीनोम, ठीक है, ऑफ ईच लिविंग स्पीशीज। द अमाउंट ऑफ डीएनए in the haploid genome of each species, and this is fixed for species, ठीक है। तो C वैल्यू पैराडॉक्स बोलते हैं for each species। so and this is fixed for species to species change हो सकता है, it ranges from, और इसका अगर रेंज देखोगे आप, less than 10⁶ बेस पेयर फॉर माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा के लिए जिसे हम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म मानते हैं, फॉर माइकोप्लाज्मा टू greater than 10⁻11 base pair in higher plants and animals। right? So for human beings अगर हम देखें 3.4, अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल फॉर ह्यूमन बींग्स, सी वैल्यू पैराडॉक्स का देखें, ह्यूमन बींग्स में हैप्लॉइड जीनोम में होता है 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स होती है, ठीक है। और आप इसको ये भी कह सकते हो 3.3 बिलियन बेस पेयर्स भी आप कह सकते हो, और 3.3 बिलियन बेस पेयर्स। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। हम इसकी एप्लीकेशन जब करेंगे पता चल जाएगा आपको ये एग्जैक्टली क्या है, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें, पैलिंड्रोमिक बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट। अनदर प्रॉपर्टी इज palindromic sequence। Now what are palindromic sequences? These are the, actually देखो palindrome क्या होता है, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा palindrome। Palindrome are such sequences which can read the same from both forward as well as backward। For example, जैसे आप लिखते हो ना मैडम, देखो हम अगर इधर से पढ़े इसको MADM, or if we read from this backward side also it is MADM। so these are called palindromic sequences or palindromic words, अगर आप इंग्लिश के लिए बोलोगे palindromic words। so what are palindromes? these are the base pairs which reads, इसे हम क्या कहते हैं, base pairs which reads same from both backward and forward फॉर एग्जाम्पल हम एक सीक्वेंस लिखते हैं यहाँ पे GATTC, सपोज मैंने 5 प्राइम लिखा, GATTC सीक्वेंस और 3 प्राइम। देखो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, ये 5 प्राइम हो गया, फिर G, ओके
यहाँ थोड़ा सा GAA होगा, GAATTC सीक्वेंस। तो मेरा G हो गया, फिर इधर का मैं करूंगी GAATT और C सीक्वेंस, दिस इज 3'। सो देखो अगर 5' to 3' हम रीड करें तभी भी GAATTC सीक्वेंस, और मैं अगर इसको 5' इधर से करूं तो भी GATTC सीक्वेंस। सो दीज आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हमें प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए क्यों पढ़ना जरूरी है? बिकॉज इस चैप्टर के बाद फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा, दिस सीक्वेंस विल अगेन कम, सी वैल्यू पैराडॉक्स का क्या यूज है, राइट। नेक्स्ट कम्स रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, मतलब द फोर, बेसिकली देखो रिपीटेटिव सीक्वेंस कहाँ पे होती है, ऑलरेडी थोड़ा बहुत हमने किया भी है इसका। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन द टीलोमियर्स में प्रेजेंट होता है, सैटेलाइट रीजन में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में किया था, वहां पे भी प्रेजेंट होती है। सो रिपीटेटिव सीक्वेंस। So what are repetitive sequence? Sequence of nitrogenous bases repeated many times. So sequence of nitrogenous bases repeated many times. Okay. So these sequences are found in, these are DNA sequences found in telomere, the end of the chromosome, telomere, near centromere, ठीक है, near centromere and transposon, jumping genes जो कहते हैं transposon ends, ठीक है, ओके। नाउ इसी रिपीटेटिव में देखो सैटेलाइट रीजन, आपको अगर याद है तो वी हैव डन इन द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम वेयर ओनली थाइमिन विल बी एब्सेंट बट देयर विल बी रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। तो उस सैटेलाइट जो रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है उसमें सबसे ज्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, एंड दैट इज व्हाई दीज आर कंसिडर्ड एज द मार्कर जीन, मार्कर सीक्वेंसेस by which we can distinguish two individual। कोई भी दो इंडिविजुअल ले लो, 99.9% डीएनए सीक्वेंसेस आर सिमिलर, देयर इज ओनली वेरिएशन ऑफ 0.1%। वो जो 0.1% की वेरिएशन आता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव सीक्वेंस, एंड दिस 1% वेरिएशन ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस में, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप आ रहा है, दिस इज कॉल्ड जंक डीएनए, इसे हम कहते हैं जंक डीएनए। नाउ व्हाट इज जंक डीएनए? इट इज द रिपीटेटिव डीएनए बट विच इज नॉट important और not useful for an organism। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कई तरह की अनट्रांसक्राइब्ड, जिस डीएनए से आरएनए नहीं बन सकता वो भी प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई दिस इज अनवांटेड डीएनए। सो इट इज कॉल्ड रिपीटेटिव, राइट, डीएनए which is not useful to an organism। Why it is not useful? It is made up of untranscribed, right, sequences। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप जो हमारे पास है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट क्रोमोसोम में मैंने ऑलरेडी आपको कहाँ पे प्रेजेंट होते ही बता दिया था। नाउ व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? द रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट, लॉन्ग रिपीटेटिव, ये बहुत लंबे होते हैं, ज्यादा बेस पेयर्स होती है, सो दे आर कंसिडर्ड एज लॉन्ग रिपीटेटिव
sequences, long repetitive sequences, and it is, देखो जो इसका फुल फॉर्म क्या है सैटेलाइट की, satellite long repetitive sequences which acts as a marker DNA also, ठीक है. So इसमें फिर two types होती है, satellite DNA is of two types, ठीक है. मार्कर डीएनए क्यों कहते हैं? बिकॉज फ्रॉम दीज सैटेलाइट डीएनए और दीज रिपीटेटिव, सिंस इट्स अ लॉन्गर रिपीटेटिव सीक्वेंस, इसी से हम डिस्टिंग्विश करते हैं वन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर, राइट. तो इसमें एक होता है माइक्रो सैटेलाइट. माइक्रो सैटेलाइट, तो माइक्रो सैटेलाइट क्या है? अगर रिपीटेटिव सीक्वेंस 1 से लेके 6 बेस पेयर की रिपीट्स हो, 6 बेस पेयर रिपीट्स, मतलब कम अगर रिपीटेटिव सीक्वेंस हो, रिपीट यूनिट्स लिख सकते हैं हम, राइट. तो उसे कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट. और दूसरा क्या आ रहा है यहाँ पे? मैक्रो सैटेलाइट. So what is macro satellite? 11 to 60 बेस पेयर अगर रिपीट यूनिट होती है, बेस पेयर रिपीट यूनिट, तो उसे कहते हैं मैक्रो सैटेलाइट, राइट. सो अगेन दीज सैटेलाइट्स विल बी यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह जब पढ़ेंगे तो हमारी इन चीजों की यूज हम देख पाएंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, या इसमें हम एक रूल कह सकते हैं इसको, अर्विन चारगाफ. ऑलरेडी यू हैव हर्ड अबाउट द नेम. जब हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड दिया था, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए was only possible after following the Chargaff's rule, right? तो ये जो अर्विन चारगाफ ने 1928 में एक रूल दिया था, which is known as Arvin-Chargaff's rule. इसे हम क्या कहते हैं? Arvin-Chargaff's rule. So what does this rule states as? First देखो, purine and pyrimidine base pairs are in equal amount. ठीक है, जो भी प्यूरिन पायरिमिडिन बेस पेयर्स होगी, प्यूरिन एंड pyrimidine base pairs are in equal amount in both the strands. Equal amount in both the strands. That is, यहाँ पे क्या होगा? A equal to T. थाइमिन जितना ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, amount of thymine will be equals to amount of adenine. Amount of guanine will be equal to amount of cytosine. Now, adenine plus देखो, so this is एक हो गया. अच्छा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके दूसरे में थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से देखो कर देते इसको. लेट्स सी, यहाँ पे प्यूरिन पायरिमिडिन लिखा है ना, so we can do here like okay, let's do here A plus T which is equals to G plus C. ये भी हो सकता है. और ये हमारा नेक्स्ट क्या आ सकता है इसमें कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन, अमाउंट ऑफ एडिनिन, ये भी हम अलग से कर देते हैं. अमाउंट ऑफ एडिनिन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ थाइमिन right? Now so amount of okay, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल्स टू amount of guanine equals to amount of
साइटोसिन। तो हम यहाँ पे A इक्वल्स टू T एंड C इक्वल्स टू G ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज को हटा दें। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, A प्लस टी इक्वल्स टू G प्लस C, दोनों स्ट्रैंड्स में इक्वल होगी। एंड थर्ड जो पॉइंट आ रहा है हमारा C जो है, the amount of sugar, deoxyribose sugar and phosphate, amount of deoxyribose sugar and phosphate is equal in both the strands, दोनों strands में equal होगी। ठीक है, so this is also one of the property। अच्छा, अब जो हमने एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, the ratio of A plus T, Arvind Chargaff rule is very important. A plus T upon G plus C equals to a constant. ये constant होता है इसका value, ठीक है, for a species, right? So for example E. coli, इसमें देखो E. coli में अगर ये 0.93 है, तो in all the E. colis it will be 0.93, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में अगर ये 1.55 है, so in all human beings it will be 1.55, ये कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब हमने अरविंद चरगफ का रूल में एक ये भी ला सकते हैं, देखो दिस फॉर्मूला कैन बी सम अप एज A प्लस टी, ठीक है, प्लस G प्लस C, अगर हम सब कुछ करें इक्वल्स टू 1 मोल में अगर होगा और 100%, राइट, परसेंटेज में तो है, यानी इन सबको अगर हम ऐड करेंगे the total number of purine and pyrimidine will come, right? तो suppose in my question, हम इसमें से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, given आपके पास है A equals to 20%. Now what is the question? Find the amount of G. So how we will find it out? हमारे पास हमारा वो क्या कहता है कि इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, देखो कैसे करेंगे, A इक्वल्स टू टी, अरविंद चरगफ का हमने फॉर्मूला लगाया है, उसकी रूल लगाया है, एंड G इक्वल्स टू C। तो मेरे पास क्या दे रखा है, A इक्वल्स टू 20, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, T, सो 2A लिख सकती हूँ, क्योंकि द वैल्यू ऑफ A एंड T इज सेम, 2A प्लस मुझे निकालना क्या है, G, सो आई कैन राइट हियर 2G इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, A का वैल्यू 20 है, सो इट इज 2 इंटू 20 प्लस 2G इक्वल्स टू 100, सो 2G इक्वल्स टू 100 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 60, यानी मेरा G कितना होगा, सो देयरफॉर G इक्वल्स टू 30%। अगर ये मोलर पे थे, सपोज कि A equals to 0.2 molar, then you will write the total amount, you will not take as 100%, you will take the nearest whole number, यानी हमें क्या लेना होगा, 1 लेना होगा। जैसे 0.4 मोल दे रखा है, 0.2 मोल पिकोग्राम दे रखा है, so at that time आपको लेना है 1 as the whole number, right? तो हमने सारे प्रॉपर्टी डीएनए का देख लिया है। अब हम फंक्शंस ऑफ डीएनए देख के हम कंपेयर करेंगे कि विच वन इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। देखो मैं यहाँ पे फंक्शन डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए नहीं करवा रही हूँ, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद बायोमॉलिक्यूल्स, बट आपने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया है, आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सो लेट मी एक बार मैं बोल ही देती हूँ,
डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और आरएनए में क्या होता है, ओनली राइबोज शुगर, है ना। डीएनए में क्या होता है, जो भी नाइट्रोजनस बेस होगी दैट विल बी एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। और आरएनए में क्या होगा, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तक तो ठीक है, बट थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। As a result, RNA becomes unstable. Evolution बहुत फास्ट होती है, ये भी एक रीजन है यूरासिल की प्रेजेंस की वजह से कि RNA is unstable, right? तीसरा, DNA is always double stranded. वो हम टेम्परेचर या pH को इंक्रीज करके we can make it single stranded, but in natural form it is always double stranded. और RNA क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। सिर्फ उसकी जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होता है देन इट कैन बिकम डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए में हमने पढ़ा है टाइप्स में ए, बी, सी, डी एंड जेड टाइप, और आरएनए में बेसिकली देयर आर बेसिक अगर देखोगे 3 टाइप्स, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यानी एसएनआरएनए होता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए होता है, वो हम जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे उसमें ऑलवेज विल डू द टाइप्स ऑफ आरएनए, राइट। जेनेटिक मटेरियल कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए हो सकता है, लाइक इन केस ऑफ रेट्रोवायरस, और देयर आर सम आरएनए वायरस। और आपके लिए तो स्पेशल है, आप इस टाइम में बेटर एग्जांपल दे सकते हो, कोरोना वायरस भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होती है। और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज 99.9% स्पीशीज में क्या होता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दैट्स व्हाई एवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म विथ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल में लेस होती है एज कंपेयर टू आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो इतना डिफरेंस भी अगर आप लिख पाओगे दिस इज इनफ, मोर देन इनफ, राइट। और बाकी हम लोग अभी फंक्शन ऑफ डीएनए देख के जेनेटिक मटेरियल करेंगे कि डीएनए की जेनेटिक मटेरियल और आरएनए की जेनेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंसेस, व्हिच वन इज मोर बेटर आप कह सकते हो, राइट। सो हम एक शॉर्टकट में फंक्शंस ऑफ डीएनए कर लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन जो डीएनए का होगा, इट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस, ठीक है, इन एज नाइट्रोजनस बेस। So it carries hereditary informations coded in the form of nitrogenous base. ठीक है। सेकेंड जो मेरे पास होगा, इट कैन रेप्लिकेट and pass its information from one generation to other. ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड जो है, क्या कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस रिकॉम्बिनेशन, ये भी देखो डीएनए में ही कट होता है, ठीक है। थ्रू ट्रांसक्रिप्शन इट फॉर्म्स आरएनए, उसी डीएनए में अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन इट फॉर्म्स आरएनए, तो डीएनए ही आरएनए को बना देता है, ठीक है। देन इट डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, एक बस ये इतना तक ही लिखते हैं, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंशिएशन होती है, फंक्शनली एडेप्टेशन होता है, differentiation of different body parts is due to ठीक है, is due to differential functioning of
of specific parts of DNA. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट फंक्शन ऑफ डीएनए. अब एक बार थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम जेनेटिक मटेरियल करें तो डीएनए में बेस्ट होता है या आरएनए में. ठीक है, बेस्ट तो मैं बता ही रही हूँ, बट क्या होता है उसमें कि बेटर कौन सा होता है. सो डीएनए एक तो देखो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चलो इसमें फिर से 2 पॉइंट हम कर ही लेते हैं. बेटर जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें देखो आरएनए में क्या होता है, 2 प्राइम OH जो ग्रुप होती है. ठीक है, इन एवरी न्यूक्लियोटाइड OH ग्रुप एक डीऑक्सीराइबो शुगर होता है ना, इन एवरी न्यूक्लियोटाइड which makes it reactive and unstable. ठीक है, तो इस केस में डीएनए में क्या होता है, हेंस डीएनए इज बेटर, हेंस डीएनए इज बेटर होता है. मतलब डीएनए जिस ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है वो बेटर है, आई मीन टू से. दूसरा देखो, थाइमिन ऑफ डीएनए इज मोर स्टेबल as compared to uracil of RNA. Hence, DNA is organism with DNA are stable. ठीक है, सो अब हम देखेंगे ये हमारा बेसिक चीजें हो गया है. नाउ देयर वाज एक्सपेरिमेंट्स, देखो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुआ. ये भी इजी नहीं है बोलना कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल या आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. तो एवरीथिंग साइंस में जो भी कुछ होगा इट हैज टू बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, राइट. तो अभी जो हमारा है दैट इज एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. एंड दिस इज आई मीन टू से, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपका एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है, एंड इवन इन सीबीएसई ऑल्सो यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस. तो उसमें कि सीबीएसई में थोड़ा एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, एंट्रेंस में हमें जैसे साइंटिस्ट किसने किया है, कौन सी ऑर्गेनिज्म लगाया है. सो वी आर डूइंग विद द एक्सपेरिमेंट्स की डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल. नाउ देखो मैं फिर से आई एम रिपीटिंग इट, मैं कहीं से क्रॉपिंग करके डायग्राम नहीं लाती, तो मैं यहाँ पे भी नहीं करूँगी. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन माई बेस्ट पॉसिबल वे विच मेक्स यू कंफर्टेबल, विच विल मेक यू कंफर्टेबल, राइट. तो मेरी हैंड रिटन डायग्राम ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आई फील ईजियर और कन्वीनियंट मुझे लगता है कि मैं बच्चों को हर चीज बता पाती हूँ उसमें कि क्या है एग्जैक्टली क्या नहीं है, राइट. सो यहाँ तो बेसिकली इसमें तो डायग्राम नहीं आएगा, इसमें आपका फ्लो चार्ट ही आ जाएगा. जो मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जैसे डीएनए कंट्रोल्स, हम तो कहीं से कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है भी. वाई इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, इसीलिए वो जेनेटिक मटेरियल है. इट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन, वो मल्टीप्लाई कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है, ट्रांसलेशन करवा सकता है. दैट इज वाई इट इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट. अमाउंट ऑफ डीएनए हर सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में कांस्टेंट रहता है, राइट. चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, किसी भी तरह की चेंज आप डीएनए स्ट्रक्चर में करोगे इट लीड्स टू म्यूटेशन. सो ऑल दिस डिफाइंस के डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल. बट एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें, देयर इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो इसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट है उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था चेंज. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स change in genetic constitution, right.
of an organism by picking up the genes from another dead organism. So उस डेड ऑर्गेनिज्म की डीएनए को एक्सेप्ट करेगा और अपना डीएनए में चेंज लाएगा. ट्रांसफॉर्मेशन इज द चेंज. अब जब मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें है क्या बेसिकली. So this transformation experiment was done by Frederick Griffith. Frederick Griffith ने इसको पहली बार किया था. It was done by, यहाँ पे देखो साइंटिस्ट की नाम भी पूछेंगे, Frederick Griffith. ठीक है. और कब किया था इन्होंने? 1928 में किया था. ठीक है. और किस ऑर्गेनिज्म? तो मेरा देखो पहला, मैं इसको पॉइंट वाइज कर देती हूँ, which will make you easier. पहला साइंटिस्ट के नाम हो गया. दूसरा हम इस पे हम ये कर देते हैं. दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें? ऑर्गेनिज्म यूज्ड. बाद में मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगी. ऑर्गेनिज्म यूज्ड. कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था? डिप्लोकोकस निमोनी. डिप्लोकोकस मतलब जिसमें 2 कोक्काई था. निमोनी which causes निमोनिया. या तो इसमें ये भी ले सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. बोथ जो है ऑर्गेनिज्म दे कॉज निमोनिया. द डिफरेंस इज उसमें 2 कोक्काई होती है और इसमें चेन ऑफ कोक्कस होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड निमोनिया. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेन्स? स्टेन्स मतलब जो बैक्टीरिया को हम कल्चर करते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन्स. सो 2 टाइप्स ऑफ स्टेन्स आर, हम यहाँ पे अगर देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेन्स आर एस और स्मूथ टाइप कहते हैं इसको. स्मूथ टाइप यानी वायरुलेंट. वायरुलेंट का मतलब इन्फेक्टिव. वायरुलेंट और पैथोजेनिक, जो बैक्टीरिया जिससे निमोनिया हो सकता था, दिस इज कॉल्ड द वायरुलेंट. दूसरा टाइप क्या होगा? एस और स्मूथ. सेकेंड टाइप इज आर और राफ टाइप. ठीक है. राफ टाइप is non-virulent या non-pathogenic. So non-virulent, और इसे हम क्या कहेंगे? non-pathogenic. non-pathogenic, right? मतलब इसकी इन्फेक्शन से हमें निमोनिया नहीं हो सकता. फिर हमारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल, राइट? एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए ऑर्गेनिज्म जो यूज किया था, ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस. इस माइस को यूज किया था. जनरली माइस को ना हम ह्यूमन बींग्स के किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए जनरली वी यूज माइस, क्योंकि हमारी थोड़ा जेनेटिक प्रॉपर्टी, क्रोमोसोम्स की ये सब सिमिलर होता है. नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन कर लेते हैं. इट इज द चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन change in the genetic constitution of an organism by picking up genes present in dead relatives. या तो आप ये भी कह सकते हो exchange of genetic material from one organism to another, right, through the nutrient medium या external environment से, right? अब मैं यहाँ पे एक सिंपल फ्लो चार्ट बना देती हूँ. जैसे हमने माइस लिया,
चलो इसको फ्लो चार्ट में ही पढ़ते हैं। हमने माइस लिया है, माइस को हमने इंजेक्ट किया विथ आर स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन। स्ट्रेन किसका है? ये हमने डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का स्ट्रेन है, विच विल कॉज निमोनिया। तो आर स्ट्रेन क्या था? नॉन इन्फेक्टिव था। सो आफ्टर 7 days जब हमने माइस को देखा, माइस सर्वाइव्ड, ठीक है। फिर हमने दूसरा जो लिया है, फिर सेकेंड माइस लिया और फिर माइस में अब हमने इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड विथ एस्ट्रिन, ठीक है। तो देखा कि माइस डाइड। माइस की डेथ क्यों हो गया था? बिकॉज वी हैव बीन इंजेक्टेड इट विथ एस्ट्रिन, इन्फेक्टिव। तो माइस को निमोनिया हो गया एंड द माइस डाइड, राइट। और तीसरा पार्ट में हमने क्या किया? माइस को फिर इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड विथ हीट किल्ड एस्ट्रिन, हीट किल्ड एस्ट्रिन। अब क्या हुआ देखो, हीट से हमने जब माइस को ट्रीट किया, द सेल वॉल डिस्ट्रक्टेड, माइस की सेल वॉल डिस्ट्रक्ट हुआ, माइस गॉट इनएक्टिवेटेड, बट उसके अंदर के जो डीएनए था दैट वाज लाइव, ठीक है ना, वो एक्टिव था। लेकिन उसको इन्फेक्ट करने के लिए इट नीड्स द आउटर सेल वॉल ऑल्सो, पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक्टिव होना चाहिए। सो इन दैट केस ऑल्सो माइस क्या हो गया? सर्वाइव्ड, ठीक है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? माइस लिया और फिर इट इज इंजेक्टेड विथ हीट किल्ड एस्ट्रिन, राइट, प्लस आर स्ट्रेन, दोनों को एक साथ कल्चर किया एंड दे इंजेक्टेड इन माइस। सो माइस डाइड। हुआ क्या देखो, यहीं पे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी जगह पे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? वो डीएनए आर स्ट्रेन के अंदर चला गया, ठीक है, और आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट इज इट इज द चेंज। आरएनए की जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था वो चेंज हो गया। क्यों हुआ? बाय पिकिंग द डीएनए ऑफ अ डेड ऑर्गेनिज्म। एस स्ट्रेन की डीएनए को पिक करने के बाद आर जो नॉन पैथोजेनिक था अब वो पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गया, एंड फिर वो पैथोजेनिक में कन्वर्ट होने की वजह से द माइस डाइड। बट इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक गलती किया कि उन्होंने माइस ले लिया। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रूफ नहीं कर पा रहे कि माइस ही क्यों लिया और ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन था। दूसरा था कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किल्ड द माइस। तो उस आर स्ट्रेन में प्रोटीन कैन बी रेस्पॉन्सिबल। आर बैक्टीरिया में तो प्रोटीन भी होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रोटीन ने माइस को मार दिया, या कार्बोहाइड्रेट, राइट, या न्यूक्लिक एसिड। वो एग्जैक्टली हमें कंफर्म नहीं हो रहा था। सो इट कुड नॉट प्रूव, ग्रिफिथ ने ये नहीं प्रूव कर पाया कि वेदर माइस वाज एसेंशियल और नॉट। एक तो ये, दूसरा वायरुलेंस प्रॉपर्टी जो है वो पॉलीसेकेराइड के लिए है, प्रोटीन के लिए है और डीएनए के लिए है। इट कुड नॉट बी प्रूव्ड। तो ग्रिफिथ कुड नॉट प्रूव, इसका एक लैकिंग ये रहता है, ग्रिफिथ कुड नॉट प्रूव। क्या चीज को प्रूव नहीं कर पाया? एक तो कि माइस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा,
जो वायरुलेंट प्रॉपर्टी जो था बैक्टीरिया का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये एक चीज प्रूव नहीं हो पाया था। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज फर्दर, इट वाज प्रोसीडेड, इसको एक और कंक्लूजन किया। इट वाज प्रोसीडेड बाय इन 1944। इट वाज एक्सटेंडेड, या आप कह सकते हो फ्रैक्शनेटेड, है ना, इसको और प्रोसीड किया गया टू प्रूव कि नहीं भाई डीएनए नहीं, उस डीएनए ही हो सकता है, नॉट आरएनए बा प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, ओनली डीएनए। सो इट वाज इन 1944, एवरी, ऑसवाल्ड एवरी, ठीक है, उसका मैककार्टी एंड मैकलियोड, इन तीनों ने क्या किया, फ्रैक्शनेटेड द एस टाइप, मतलब जो वायरुलेंट था, इनटू 3 पार्ट्स। प्रोटीन, ठीक है, देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंड न्यूक्लिक एसिड। और फिर चेक किया कि इन तीनों में किस चीज की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तो उसके बाद ही मतलब एग्जैक्टली ये कर पाए थे कि चलो इनका एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, आर टाइप बैक्टीरिया के साथ प्लस उन्होंने क्या किया, प्रोटीन ऑफ एस टाइप को रखा। तो देखा कि आर टाइप एस में कन्वर्ट हो गया, नहीं, आर तो आर ही रह गया। दैट मीन्स प्रोटीन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, एस टाइप की प्रोटीन, राइट। तो आर टाइप ही रह गया। दैट मीन्स इससे क्या प्रूव होता है कि प्रोटीन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, फिर आर टाइप की बैक्टीरिया को रखा प्लस अब उन्होंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस टाइप, राइट, कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस टाइप। फिर चेक किया कि आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गया या नहीं, नहीं हुआ, आर टाइप ही रह गया। दैट प्रूव्ड कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या किया तीसरा में, आर टाइप बैक्टीरिया के साथ प्लस इन्होंने क्या किया, डीएनए रखा, लेकिन साथ साथ न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस से क्या हुआ एंजाइम, कि दिस एंजाइम डाइजेस्ट डीएनए, यानी डीएनए तो दिया बट वो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम भी साथ में रख दिया। तो क्या करेगा डीएनए, न्यूक्लियस डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, यानी डीएनए अपना प्रॉपर्टी लूज कर देगा। सो फिर जब डीएनए की प्रॉपर्टी लूज किया तब देखा कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन आर टू एस में हुआ या नहीं हुआ। तो देखा कि आर टाइप ही रह गया, यानी डीएनए को भी इनएक्टिव इन्होंने कर दिया था, राइट। सो अब हम नेक्स्ट जो हमारा ये किया था वो देखते हैं। सो नेक्स्ट टाइप में क्या करेंगे हम, फिर से अब, हाँ, सो ये कभी कभी क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम कर देता है। ओह माय गॉड, कलर ही चेंज हो गया, लेट्स डू। सो इसमें लास्ट टाइप में क्या किया, आर टाइप बैक्टीरिया, राइट।
सो आर टाइप बैक्टीरिया के साथ इन्होंने प्लस ओनली डीएनए कर दिया. सो अब डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं दिया है, सो द आर टाइप ट्रांसफॉर्म्ड टू एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया. ठीक है. What does it mean? It means that DNA is the genetic material, not the protein. So the conclusion क्या होगा इसमें, which concluded that DNA is responsible for transformation, not protein, carbohydrate, और क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, और न्यूक्लियेज भी नहीं है. ठीक है. सो दिस प्रूव्स दैट DNA is the genetic basis. So hence it proves that DNA is the genetic material. ठीक है. एक और एक्सपेरिमेंट आया उसके बाद जिसे हम कहते हैं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन था, दैट इज ट्रांसडक्शन. ठीक है. ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफाज. तो अभी हम ट्रांसडक्शन करेंगे. उसमें हर्शी एंड चेस जो दो साइंटिस्ट थे उनकी वजह से हुआ है. सो हर्शी एंड मार्था चेस, इनकी वजह से. ठीक है. सो नेक्स्ट जो हमारे पास जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज होगा, इसमें जो साइंटिस्ट है ट्रांसडक्शन. सो व्हाट इज ट्रांसडक्शन? एक्चुअली exchange of genetic material, from one bacteria to another through bacteriophage. What is bacteriophage? Bacteriophage मतलब the bacteria which the virus that infects a bacteria is called bacteriophage. तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो which infects E. coli, बैक्टीरिया किस बैक्टीरियोफाज किसको इन्फेक्ट कर रहा है? E. coli. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसने क्या लिया है? व्हाट इज द बैक्टीरिया टेकन हियर? बैक्टीरिया जो लिया है दिस इज ई कोलाई लिया है. ठीक है. और क्या लिया है? बैक्टीरियोफाज. ठीक है. एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या लिया इन्होंने? रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या लिया है इन्होंने? दैट इज P32 which binds with phosphate है ना, which binds with DNA, वो DNA के साथ bind करेगा. S35 binds with protein के साथ bind होगी, which consists of protein, हर प्रोटीन के साथ नहीं, जो प्रोटीन जिसमें मिथियोनिन होता है. ठीक है. प्रोटीन with methionine, because sulfur containing amino acid होना चाहिए. So methionine, cysteine and cysteine. अगर ये एमिनो एसिड है तो सल्फर विल बाइंड. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्होंने एक तो P35 लिया है, P32 एंड S35 लिया है. राइट. और अब इन्होंने क्या लिया है? बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देगा. व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड हियर? अगर हम पूछे कि भाई कौन सी एक्सपेरिमेंट यूज्ड हुआ है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जो आपका ना मिक्सर एंड ग्राइंडर की टेक्निक पे चलता है, बट इसका स्पीड और बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है. नाउ लेट मी डू द डायग्राम, फिर
मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो देखो, बैक्टीरिया लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट P32 लिया यहाँ पे, विच बाइंड्स विद डीएनए, और S35 आउटर प्रोटीन बैक्टीरियोफाज का, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना दिया, दिस इज द बैक्टीरियोफाज, और ये इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी दिस इज द डीएनए है। सो दिस इज द डीएनए। एक सेकंड, चलो मैं इसको एडिट करके भेज दूंगी, राइट। हाँ, इसको मैं बना देती हूँ। सो देखो, यहाँ पे बेसिकली ये था बैक्टीरियोफाज, राइट। ये इसका डीएनए है, और इस डायग्राम पे देखो 2 पैरेलल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसमें बैक्टीरियोफाज, इसकी S35 से टैगिंग करवाया गया, रेडियो एक्टिव S35। तो S35 कहाँ पे बाइंड होती है? आउटर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, डीएनए के साथ नहीं होता, ठीक है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो P32 विच इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव, विच बाइंड्स विद द डीएनए। किस डीएनए के साथ? बैक्टीरियोफाज की डीएनए के साथ। नाउ बोथ द बैक्टीरियोफाज, एक ई कोलाई बैक्टीरिया, दिस इज द बैक्टीरिया, देखो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है इसका भी, और ये भी ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को हम कल्चर कर रहे थे, और ये इस ई कोलाई की न्यूक्लियोइड है ना, बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियोइड बोला जाता है ना, तो दिस इज अ न्यूक्लियोइड, ठीक है, मतलब उसका डीएनए, दैट इज अ डीएनए, नथिंग बट द डीएनए। ये बैक्टीरिया का डीएनए है। और यहाँ पे जब ये बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया, किसको इन्फेक्ट किया? दिस इज द बैक्टीरियोफाज, ये है फाज। किसको इन्फेक्ट किया? ई कोलाई बैक्टीरिया को। तो सिर्फ ये अपना जेनेटिक मटेरियल ही डालता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, नॉट द आउटर प्रोटीन। तो आउटर प्रोटीन जो बैक्टीरिया के बाहर रह जाता है, दिस इज कॉल्ड घोस्ट। सेम इधर भी वही करेगा वो। ई कोलाई का जो फाज है, फाज क्या करता है? सिर्फ अपना न्यूक्लिक एसिड को ही डाल देता है। तो इस वजह से जो यहाँ पे ये रहा बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो ये सिर्फ अपना न्यूक्लिक एसिड डालता है, इन्फेक्शन ओनली विद द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल डाला है, यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल डाला है। नाउ दीज जेनेटिक मटेरियल जो है, ये रेप्लिकेशन, यहाँ पे क्या होता है? ब्लैंड रेप्लिकेशन, इन्फेक्शन करने के बाद ब्लैंडिंग, द डीएनए ऑफ बोथ न्यूक्लिक एसिड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड द फाज मिक्स, ब्लैंडिंग होता है दोनों जगह पे। और उसके बाद हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये रेप्लिकेशन करेगा, नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज होगी, इट विल ब्लैंड बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए ब्लैंड हो जाएगा। एंड देन वी सेंट्रीफ्यूज किस लिए किया जाता है? सो दैट जो भी फाज की आउटर कवरिंग जो यहाँ पे बन गया, अंदर जाने के बाद when it infects the bacteria, the whole structure of bacteriophage will be synthesized. तो सेंट्रीफ्यूज जब किया हमने, 2 चीजें हम पे आता है। नो रेडियो एक्टिविटी इन द सेल्स, कोई रेडियो एक्टिविटी सेल्स में नहीं है। S35 मतलब पैलेट, डीएनए, पैलेट में क्या होता है? डीएनए, पैलेट इज मतलब डीएनए, जो डीएनए सेंट्रीफ्यूज करके डीएनए और आउटर प्रोटीन को अलग कर दिया। करने के बाद क्या देखा है? जो डीएनए है इट इज नॉन रेडियो एक्टिव। क्यों? क्योंकि S35 तो आउटर प्रोटीन के साथ बाइंड किया, तो ये S35 कहाँ जा रहा है? रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, जो नीचे फ्लोट कर रहा था, आउटर जो प्रोटीन फ्लोट कर रहा था उसमें दिख गया रेडियो एक्टिविटी। तो आउटर में क्या था? आउटर प्रोटीन था। दैट मीन्स सल्फर जो है इट बाइंड्स विद आउटर प्रोटीन, सो आउटर प्रोटीन में देयर इज नो रेडियो एक्टिविटी। और इधर क्या हुआ? डीएनए इनकॉर्पोरेट किया गया, आउटर प्रोटीन बाहर रहता है, सो ब्लेंडिंग किया, सेंट्रीफ्यूज किया, एंड सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखो क्या शो हो रहा है कि रेडियो एक्टिविटी इज डिटेक्टेड इन द पैलेट। व्हाट डज इट मीन्स? कि डीएनए आर पास्ड फ्रॉम द बैक्टीरियोफाज टू द बैक्टीरिया, नॉट द आउटर प्रोटीन, राइट। तो इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी
डिटेक्टेड नहीं हुआ सुपरनेटेंट पे, क्योंकि आउटर प्रोटीन तो ये बाहर छोड़ देते हैं, सिर्फ इट इन्फेक्ट्स बाय द डीएनए. सो दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट. सो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं. देखो मैं फिर से बता देती हूँ, जो कल्चर मीडियम में हमने लिया था, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया वर ग्रोन. फिर उसमें हमने बैक्टीरियोफाज को इनकॉर्पोरेट किया. एक बैक्टीरियोफाज में S35 से टैग था, दूसरे में क्या किया, इट वाज टैग्ड विद P32, और जिसमें हमने P32 दिया दैट वो डीएनए के साथ बाइंड हुआ, जिसमें हमने S35 दिया वो आउटर प्रोटीन के साथ. नाउ बैक्टीरियोफाज व्हेनेवर इट इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरिया, ये सिर्फ अपना डीएनए को ही इंजेक्ट करते हैं. सो दिस डीएनए infected to bacteria, it undergoes replication. ठीक है, उसके बाद वो क्या बनाएगा, नंबर ऑफ डीएनए बढ़ गया, एंड देन इट विल मेक द आउटर प्रोटीन ऑल्सो. पूरा बैक्टीरियोफाज कंप्लीट करेगा. और जब ये बन गया तो हमने सेंट्रीफ्यूज किया ताकि आउटर प्रोटीन और डीएनए को हम सेपरेट करें. और जब हमने सेपरेट किया फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में, पैलेट जो नीचे सेटल हो रखा था डीएनए, उसमें कोई रेडियो एक्टिव नहीं था. व्हाई? बिकॉज S35 दिया था हमने, विच बाइंड्स विद द आउटर प्रोटीन. और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमने देखा कि द डीएनए पैलेट में रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था और सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं. व्हाट डज इट इंडिकेट? कि हमने जिस बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्शन कराया उसका डीएनए ही नेक्स्ट जनरेशन पे यानी इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया. सो दैट प्रूव्स दैट कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट. सो आई विल गिव अ ब्रीफ नोट देयर आल्सो. एनीवे आज की लेक्चर हमारा इतना ही. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा विल डू द अदर प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज तो खैर हमने डीएनए का कर ही लिया है. द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है, जैसे न्यूक्लियोसोम या पैकेजिंग प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो टिल देन वेरी गुड बाय टू यू ऑल. हैव अ गुड डे. ठीक है, एंजॉय योर लर्निंग. सो आई विल बी शेयरिंग दिस. बाय बाय.